नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में। एक हस्बैंड की तरफ से रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 का जो पिटीशन है फाइल करने से क्या उसको लाभ मिल सकता है, क्या क्या उसका बेनिफिट्स है, सेक्शन 9 कब फाइल किया जाता है, कहाँ फाइल किया जाता है, इन सभी को हम डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स: when either the husband or wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly। यानी कि अगर शादी के बाद कोई भी पक्ष, हस्बैंड या वाइफ, अगर किसी को भी छोड़कर चले जाते हैं और बिना किसी रीज़नेबल माने किसी भी उचित ग्राउंड के बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए हुए अचानक चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसको बुलाने के लिए, सिंपली भाषा में बोल सकते हैं, उसको बुलाने के लिए जो दूसरा पक्ष है सेक्शन 9 का एक पिटीशन फाइल कर सकता है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में। ठीक है। और कोर्ट जो है उस पिटीशन को देखने के बाद अगर सेटिस्फाई होता है कि जो स्टेटमेंट या पिटीशन में जो पिटिशनर के द्वारा जो लिखा गया है, अगर उसमें ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है कि इसको अप्लाई नहीं किया जाए, उसमें अगर कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कोई लीगल ग्राउंड नहीं बनता है, तब उस कंडीशन में कोर्ट उसको अलाउ करता है और एक डिक्री पास करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का। ठीक है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी कि दाम्पत्य और वैवाहिक अधिकारों की बहाली। ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन भी है सेक्शन में, वेयर ए क्वेश्चन अराइजेज वेदर देयर हैज़ बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। यानी कि एक रीजनेबल जो एक्सक्यूज़ का अगर प्रश्न कभी भी इस पिटीशन को फाइल करने के बाद कोर्ट में उठता है, तो जो बर्डन है यानी कि उसको किसको प्रूफ करना पड़ेगा? उस पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा जो छोड़कर गया है। यानी कि जो रीजनेबल एक्सक्यूज़ है, क्या बोलता है एक्सप्लेनेशन में, जो बर्डन है रीजनेबल एक्सक्यूज़ का, उसको प्रूफ करना पड़ेगा उसी को जो कि छोड़कर गया है, कि उसका कारण क्या था, वो जो रीजनेबल था कि नहीं था, उसी को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। A decree of conjugal rights under section 9 clearly implies that the guilty party is ordered by the court to live with the aggrieved party। यानी कि सिंपली एक सेक्शन 9 का जो पिटीशन है, अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो जो गिल्टी पार्टी है, जो अदर पार्टी के जो छोड़ के गया है, उसको ऑर्डर करेगा कि वो आप स्टार्ट करें फिर से उसके साथ रहना, और बाय वे ऑफ ए डिक्री कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। लेकिन ये ऑर्डर होने के बाद भी, इस ऑर्डर होने के बाद भी उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है लेकिन उसको फोर्स नहीं कर सकता है, कंपेल नहीं कर सकता कि रहना ही पड़ेगा। वो प्योरली डिपेंड करता है उस आदमी के ऊपर। ठीक है। अब हम लोग चले देख लेते हैं सेक्शन 19 क्या कहता है। कि सेक्शन 9 का जो एप्लीकेशन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो फाइल होगा, लेकिन कहाँ कहाँ फाइल होगा, क्या क्या उसके मतलब किस जगह में फाइल कर सकता है पिटिशनर, इसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है सेक्शन 19 में। Every petition under this act shall be presented to the district court within the local limits of whose ordinary original civil jurisdiction the marriage was solemnized। यानी कि जहाँ पर शादी हुआ है उस जुरिस्डिक्शन का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर फाइल होगा, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में। दूसरा क्या है, द रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन रिसाइड्स। यानी कि जो रेस्पोंडेंट है यानी कि वो पक्ष जो छोड़कर गया है, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, यानी कि सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल करने के दौरान, फाइल करने के समय वो रिस्पोंडेंट जहाँ पर रहता था वहाँ पर फाइल हो सकता है। तीसरा क्या पॉइंट है, द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर, वहाँ पर भी हो सकता है जहाँ पर दोनों पार्टी एक साथ लास्टली जहाँ पर रहते थे, यानी जाने के पहले दोनों पार्टी जहाँ पर एक साथ रहते थे उस जगह पर भी हो सकता है। और एक कंडीशन जो ऐड किया गया अमेंडमेंट के रूप में, अमेंडमेंट करने के बाद, इन केस द वाइफ इज़ द पिटिशनर वेयर सी इज़ रिसाइडिंग ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। अगर किसी केस में वाइफ जो है पिटिशनर है, यानी कि हस्बैंड छोड़कर गया है और वाइफ सेक्शन 9 के पिटिशन फाइल कर रही है, तो उस केस में वाइफ जहाँ पर रहती है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, यानी कि सेक्शन 9 का पिटिशन फाइल करने के समय जहाँ पर वो रह रही है वहाँ से भी वो अपने जुरिस्डिक्शन के डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में सेक्शन 9 का पिटिशन फाइल कर सकती है।
द पिटिशनर इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन in a case where the respondent is at that time residing outside the territories to which this act extends or has not been heard of as being alive for a period of 7 years or more by those persons who would naturally have heard of him if he were alive। यानी कि ये कंडीशन में क्या कहता है कि एक ऐसा केस जहाँ पर रिस्पोंडेंट यानी कि जो पार्टी छोड़कर गया है बाहर देशों में रहता है, यानी कि जहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जहाँ पर लागू नहीं होता है, और रिस्पोंडेंट जो है पिछले 7 साल या उससे ज़्यादा समय से उसके जीवित होने की कोई खबर नहीं है, यहाँ तक कि उसके करीबी जो उसके रिलेटिव्स हैं जो उसको जानते हैं उनको भी नहीं पता है कि जो रिस्पोंडेंट है पिछले 7 साल या 7 साल से ज़्यादा समय से कहाँ पर है। तो उस कंडीशन में जो पिटिशनर है, दूसरा पक्ष जहाँ पर खुद रहता है, यानी कि पिटिशनर जहाँ पर रहता है वहाँ से वो सेक्शन 9 के पिटिशन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि सेक्शन 9 का जो बेसिक्स इंग्रेडिएंट क्या है, क्या वो पिलर्स है जिसके ऊपर बेस करके सेक्शन 9 को हम लोग खड़ा कर सकते हैं। सेक्शन 9 का जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, सबसे पहला सेक्शन 9 का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है वैलिड मैरिज, यानी कि सेक्शन 9 का पिटिशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में फाइल करने के लिए शादी का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो मैरिज है आपका वैलिड होना चाहिए। अगर मैरिज जो है आपका वॉइड है तब आप ये सेक्शन 9 के पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वैलिड मैरिज किसे कहते हैं। वैलिड मैरिज के बारे में जो कंडीशंस है वो बताए गए हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो वैलिड मैरिज का जो कंडीशन है वो बताया गया है। क्या बोला गया है, ए मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है, यानी कि किसी भी दो हिंदूज़ के बीच में ये मैरिज है सोलेमनाइज्ड किया जाता है, सोलेमनाइज्ड होगा अगर ये फॉलोइंग जो कंडीशंस है वो फुलफिल होते हैं। तो पहला क्या है, नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि किसी भी पक्ष का, समझिए कि अगर हस्बैंड है तो एट द टाइम ऑफ मैरिज उसकी कोई वाइफ नहीं होनी चाहिए पहले से। अगर कोई वाइफ है तो एट द टाइम ऑफ मैरिज उसका कोई प्रीवियसली हस्बैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, एट द टाइम ऑफ द मैरिज neither party is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, यानी कि किसी भी प्रकार का मानसिक अस्वस्थता के कारण वैध सहमति देने से अगर कोई पार्टी असमर्थ है तभी ये वैलिड मैरिज में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बी में उसमें क्या सब क्लोज, दो कैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच ए काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि वो वैलिड कंसेंट अपना देने में, फ्री कंसेंट देने में सहमत है और दे सकता है, लेकिन अनफिट है मैरिज के लिए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, ये भी कंडीशन है। सी क्या कहता है, हैज़ बिन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, यानी कि बार बार इंसैनिटी पागलपन के अटैक्स आ रहे हैं, बार बार पागलपन के हमलों का शिकार हो रहा है, तभी ये उसका मैरिज जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं वॉइड मैरिज किसे कहते हैं और वॉइडेबल मैरिज किसे कहते हैं। वॉइड मैरिज अगर सेक्शन 5 का क्लॉज 1, 4 और 5 जो कंडीशन है वो अगर फुलफिल नहीं होता है तो मैरिज वॉइड माना जाएगा, लेकिन अगर जो क्लॉज बी है वो अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है तो मैरिज वैलिड माना जाएगा या फिर वॉइडेबल माना जाएगा या फिर वॉइड माना जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर क्लॉज 2 जो है अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा तो मैरिज वॉइडेबल माना जाएगा। वॉइडेबल मैरिज किसे कहते हैं, वॉइडेबल मैरिज रिमेन्स वैलिड अनटिल एंड अनलेस वन ऑफ द पार्टी टेक्स एक्शन टू गेट एन एनलमेंट, यानी कि जो वॉइडेबल मैरिज है तब तक वैलिड है जब तक कि दूसरा पक्ष यानी कि दूसरा पार्टी कोर्ट में पिटीशन नहीं दायर करता है एनलमेंट के लिए। एनलमेंट करने के पहले तक वो वैलिड है और जैसे ही दूसरा पक्ष पिटीशन फाइल करता है फॉर दी एनलमेंट ऑफ मैरिज तो वो वॉइड। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, द ब्राइड ग्रूम हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि जो लड़का है उसका उम्र कितना होना चाहिए वैलिड मैरिज के टाइम में 21 ईयर्स, और जो लड़की है उसका उम्र कितना होना चाहिए 18 ईयर्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप
अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ ए मैरिज बिटवीन द टू। यानी कि जो पार्टीज़ हैं एक दूसरे से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से नहीं संबंधित होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे से प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से संबंधित हैं तो उनका जो शादी है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप किसे कहते हैं? ऐसे रिश्ते जो कि कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपिंडास टू ईच अदर, ये सब कंडीशंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा आगे। ठीक है, द पार्टीज आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ ए मैरिज बिटवीन द टू। मोटा मोटी तौर पर हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि सपिंडा किसे कहते हैं? अगर वो दोनों पार्टी जो है जो शादी कर रहे हैं अगर सपिंडास टू ईच अदर है तभी उनका शादी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा मोटा मोटी तौर पे समझ लेते हैं कि सपिंडास किसे कहते हैं। सपिंडास का मतलब है कि दोनों पार्टी जो है एक ही पूर्वज से संबंधित लोग हैं जिनके विवाह और उनका जो विवाह होता है एक ही पूर्वज से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है दोनों पार्टी तो उनका जो विवाह है वो वर्जित होता है, उनको मतलब मनाही है। एक ही पूर्वज से अगर वो दोनों संबंधित है तो एक ही पूर्वज से कैसे संबंधित है? माता के तरफ से, यानी कि फ्रॉम द साइड ऑफ मदर उनका जो जनरेशन है थर्ड जनरेशन तक, यानी फ्रॉम द साइड ऑफ मदर थर्ड जनरेशन एंड फ्रॉम द साइड ऑफ फादर फिफ्थ जनरेशन तक अगर कोई भी आदमी एक दूसरे से संबंधित है तो वो सपिंडास टू ईच अदर है और उनका जो शादी है वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा कंडीशन है इसेंशियल्स है सेक्शन 9 का, वो क्या है? विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। यानी कि कोई भी पार्टी बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के, बिना किसी उचित कारण के छोड़कर जाता है, एक दूसरे के सोसाइटी से, उसके घर से चला जाता है, उसके सोसाइटी से अपने सभी जो रिचुअल्स है, जो उसको फॉर्मेलिटी एक वाइफ के रूप में या फिर हस्बैंड के रूप में करना चाहिए, उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। ये भी एक कंडीशन है। 2 और 3 हम लोग देख लिए, 3 कंडीशंस हैं जो इसेंशियल्स है सेक्शन 9 का। अब हस्बैंड के तरफ से हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 9 फाइल करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इट कैन बी सीन एज योर अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। यानी कि अगर हस्बैंड कोई सेक्शन 9 फाइल करता है तो ये उसको एक प्रयास के रूप में देखा जाता है समाज के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कि वो शादी को टूटने नहीं देना चाहता है और वो शादी को बचाना चाहता है। टू प्रमोट द रिकन्सिलिएशन, यानी कि वो सुलह के पक्ष में भी है। अगर किसी भी कारण से दूसरा पक्ष अगर छोड़ कर गया है तो वो उसको सेक्शन 9 फाइल करके एक सुलह के लिए भी ऑप्शन देता है कि आप आइए बैठ के बात करते हैं और सुलह करके हम लोग फिर से जो मैरिज है उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रमोट द रिकन्सिलिएशन एंड सेव द मैरिज। इफ़ द रिकन्सिलिएशन फेल द कोर्ट में ऑर्डर द रेस्पोंडेंट टू रिज्यूम द कंपनी विद द पिटिशनर। और अगर रिकन्सिलिएशन जो है फेल होता है तो कोर्ट ऑर्डर करता है रेस्पोंडेंट को, जो दूसरा पक्ष है, टू रिज्यूम द कंपनी विद द पिटिशनर। ठीक है, इट शोज द कोर्ट and the other party that the petitioner is willing to stay married and is not seeking divorce। यानी कि अगर आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं तो कोर्ट के नज़र में और दूसरे पार्टी की नज़र में भी ये लगता है कि आप ही हैं वो जो शादी को बचाना चाहते हैं और मैरिड रहना चाहते हैं। शादी को तोड़ने के पक्ष में आप बिल्कुल भी नहीं है और आप डिवोर्स के पक्ष में भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने सेक्शन 9 फाइल किया है उस पक्ष को, जो आपकी वाइफ है उसको बुलाने के लिए। When a decree of restitution of conjugal rights has been passed and the other party fails or refuses to comply with the court's order, then it will be helpful for the petitioner during the divorce proceedings and it can be used to expedite the divorce proceedings। और worst situation में अगर husband section 9 फाइल करता है, वो चाहता है शादी को बचाना, वो चाहता है वाइफ को वापस घर लाना, सुलह करके किसी भी कारण से अगर कोई मनमुटाव हो गया है तो उसको लाना चाहता है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी अगर वाइफ उससे कंप्लाई नहीं करती है, उसका मैंने जो डिक्री होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को, वो उसके साथ रहने से मना कर देती है, तो उस कंडीशन में जब हस्बैंड डिवोर्स का केस फाइल करेगा तो ये उसके लिए बहुत मदद का काम करेगी सेक्शन 9, और जो डिवोर्स का जो प्रोसीडिंग्स है उसको और तेज़ी करेगी, यानी कि एक्सपेडाइट कर देती है। तो इस वीडियो में हमने मोटा मोटी तौर पर देखा सेक्शन 9 कब फाइल करते हैं, सेक्शन 9 के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और सेक्शन 9 के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हस्बैंड को मिलते हैं फाइल करने के बाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें,
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला किस टॉपिक पर हम एक वीडियो बनाएं लॉ से रिलेटेड। धन्यवाद।